You're watching Breaking Barriers. I'm your host Alia. Thank you so much for watching my show. अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक प्रोटेस्ट रखा था जो कि महंगाई के खिलाफ था। मौसम अच्छा होने के बावजूद हमें वो प्रोटेस्ट कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं नजर आया। जगह जगह टोलियों की सूरत में नजर आए लोग। हालांकि लाहौर में बारिश होती रही, फिर भी मौसम बहुत अच्छा था। कराची में कुछ थोड़े लोग इकट्ठे हुए नजर आए और इसी के साथ जो उन्होंने स्पीच की इसके ऊपर, वो भी एक, मुझे तो ऐसे ही लगा कि एक हारे हुए इंसान की स्पीच है। उसमें एक दो बातें उन्होंने बड़ी अहम की, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारा एक बड़ा अहम मामला चल रहा है, फेडएफ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो, और इसी के साथ आईएमएफ में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कुछ वक्फे के बाद शरीक हो रहे हैं, जनाब साजिद ताहिर साहब, सीजन पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं और पाकिस्तान से अभी होकर गए हैं। तो साजिद साहब, पहले ये बताइए कि आप खैरियत से वहां पे पहुंच गए और कैसा ट्रिप रहा, और फिर मैं आपसे की तरफ जो सवाल ला रही हूँ वो यही है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जो प्रोटेस्ट खान साहब ने रखा और जो उन्होंने स्पीच की, उसके ऊपर आपका क्या कहना। थैंक यू आलिया। पाकिस्तान का ट्रिप बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं बार बार कोशिश करता था कि हर मिनट अपना यूटिलाइज करूं, लोगों को पूछूं कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस रजीम चेंज के हवाले से, महंगाई के हवाले से। कॉमन मैन, मैं अक्सर जिस तरह के खान साहब मोदी की मिसालें देते हैं, मेरे मोडीज जो साइकिलों पे फिर रहे थे, मैं रुक रुक के उनसे पूछता रहा हूँ, जो वेटर है उनसे पूछता रहा हूँ, जो फैक्ट जो जिंदा है लोग। मैं पहले भी कहता था, खान साहब बार बार हवाले देते, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब रहते थे अपने मालियों से, चौकीदारों से पूछ लेते, चीजें तो क्लैरिफाई हो जाती हैं। जो बेचारे बजट बनाते हैं, हर हफ्ते नया बजट उनका आता है। तो मैंने कोशिश की उन लोगों से टच बेस करूं और मैंने वहां उनकी चीखें सुनी, उनके उनके हालात खराब देखकर। दूसरी साइड पे मैंने जुलूस देखा आपकी रूलिंग एलीट का, V8 का, रेंज रोवर्स का, जो पेट्रोल चाहे 300 रुपए लीटर हो जाए चाहे 500 हो जाए, उनके माथे पे बल नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो भी आपकी रूलिंग या डिसीजन मेकर हैं, दे डोंट केयर, दे आर केयरलेस। वो इस्लामाबाद इस तरह ही है जिस तरह एक पार्टी टाउन है, वहां पैसे की रेल पेल है, इख्तियार की रेल पेल है, और किसी को कोई कंसर्न ही नहीं है कि वे द पाकिस्तान इज हेडिंग। बल्कि आप बात कर रही हैं कि आज खान साहब ने भी फरमाया कि मैं 178 का डॉलर छोड़ के गया था और 208 पे है। खान साहब थोड़ी सी मिसाल देखें, बांग्लादेश का टका देखें, एक डॉलर के कितने मिलते हैं, भारत के अंदर देखें एक डॉलर के कितने रुपए मिलते हैं। अब तो आप अफगानिस्तान से भी नीचे जा रहे हैं। अफगानी करेंसी जो कभी बोरियों में मिलती थी तोल तोल के, अब वो भी डॉलर में आपसे स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो दूसरा, खान साहब ऐसा 2 महीने में अभी जो मैं बिलखसूस अभी स्पीच सुनी खान साहब की, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि लोगों की पार्टिसिपेशन कम से कम होती जा रही है, और खान साहब के सपोर्टर जो है वो ट्विटर वाले सपोर्टर है, वोटर नहीं है। वो पार्टी के लिए आते हैं। वीकेंड पे खान साहब ये अच्छा करते हैं कि वीकेंड पे इस तरह का इवेंट रखते हैं, लोग अताउल्लाह नियाज़ी के और डीजे भट्ट के गाने सुनने आते हैं। वो कोई नजरियाती नहीं है। खान साहब जो बड़ा इन्होंने मजहबी टच देने की कोशिश की, एंटी अमेरिका कार्ड खेला इन्होंने, एंटी इस्लामिक इन्होंने अमर बिन मारूफ, एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बनाया। तो लेकिन मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इनके गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, लोग हकीकत पे आते जा रहे हैं। और इसमें आज की जो स्पीच में कोई ढंग की बात नहीं, खान साहब ने वही अपनी पुरानी स्पीचें जो है वो जोड़ जाड़ के उनको कॉपी पेस्ट करके आज की तकरीर एक निकाल ली उसमें से। लेकिन इनकी टोन जो थी न्यूट्रल्स के बारे में न्यूट्रल हो चुकी थी, और बार बार जो क्रेडिट लेने की कोशिश, उसमें साथ बार बार पाकिस्तानी फौज का भी नाम लेते रहे हैं। मेरे ख्याल में इनकी सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो चुकी है। लेकिन खान साहब ने कोई ढंग की बात नहीं की। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रल्स को बताता रहा हूं कि जी अगर हम गए तो इकॉनमी गिर जाएगी। तो आपको खान साहब ये नहीं पता, आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर अपने दौर में चेंज किए थे। शौकत तरीन साहब खुद फरमा चुके हैं कि आपके पास कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी आपकी। आपके मोइज यूसुफ साहब फरमा चुके हैं कि आप बैसाखियों पे खड़े हैं, और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती जब तक आप अपने पांव पे खड़े होंगे। तो आपको पता है अपने हालात का, शेख रशीद साहब फरमा चुके हैं पहले कि आप अपने आखिरी दिनों में इतने अनपॉपुलर हो चुके थे कि आपको कोई जीतने की उम्मीद नहीं थी। मेरे ख्याल में तो मैं आज भी समहाउ ये लगता तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक फिक्शनल लगता है, लेकिन लगता है कि खान साहब ये का प्रोजेक्ट नंबर 2 है, ये दूसरा इमरान प्रोजेक्ट 2 जो चल रहा है। क्योंकि खान साहब की एक मुर्दा मजहबी पार्टी में जान डाल दी गई है। अब उनका चूरन बिकता है, चाहे जो मर्जी बेचे वो बिक रहा है।
लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैंने अगले दिन एक इससे और एक अलग चीज भी देखी, मुझे अफसोस हुआ कि मरियम नवाज साहबा भी टिकटॉकर से मिली हैं और खासा भी टिकटॉकर से मिले। मेरे माजी के दौर में लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से मिलते थे, लोग प्रोफेसरों को, इंटेलेक्चुअल्स को बुला के उनसे मशवरे लेते थे। अब टिकटॉकर जो है उनको बुला के तो ये उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, जो कि 2-2 सेकंड की बनाते हैं मूवीज। और कुछ लड़के जो उनमें लौंडे लपाड़े इन्होंने बुलाए, मैंने उनको जानता हूं, वो हाई स्कूल ग्रेजुएट भी नहीं है पाकिस्तान से, और उनको बुला के उनके बेसिस पे पाकिस्तान के फ्यूचर डिसीजन उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कि टिकटॉकर एक गेम है, एक इस तरह की गेम है, इस गेम को आप बुला के आप उनको पॉलिसी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अफसोस है दोनों पार्टीज का। मरियम नवाज ने भी गलत किया है, खान साहब ने भी। खैर खान साहब तो पैदावार ही टिकटॉक और डीजे भट्ट की है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन मरियम नवाज को चाहिए था कि वो इस तरह का ना करती। लेकिन खान साहब ने भी किया है, जो कि मुझे अफसोस हुआ है कि खान साहब आपको चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर बुलाएं। आप पॉलिटिकल साइंस के या लॉ के प्रोफेसर, कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको सीरियस जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोफेसर बुलाएं और उनसे मशवरा लें और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट के बारे में देखें कि क्या होता है। आपकी सॉवरेंटी तो आप बार बार, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, आज खान साहब ने फिर कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी अंडर थ्रेट है, लेकिन खान साहब आपको सॉवरेंटी का मतलब ही नहीं पता। सॉवरेंटी क्या है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है? आपने एक 5th जनरेशन वार शुरू कर रखी है और आप उस पर बिल्कुल मुसलसल कायम है। मैं अफसोस के साथ कहूंगा। ठीक, चारी साहब, बिल्कुल आपने ये जो प्रोटेस्ट के हवाले से और उनकी जो बात की, अच्छा इसमें एक चीज जिससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, बल्कि मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी एक किया, वो ये है कि सर देखिए, हम ना हमारी सोच अभी तक यही है कि जो न्यू मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसमें टिकटॉक भी शामिल है, उसमें इंस्टाग्राम भी शामिल है, उसमें स्नैप वीडियो भी शामिल है। हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते कि हम वो एक उस पे चलते चले आ रहे हैं कि भाई हम बड़े बड़े अखबारात पढ़ेंगे, हमने प्रिंट मीडिया देखना है। बेशक प्रिंट मीडिया आपको ही नहीं पढ़ता, फिर भी हम देखते हैं, हमें आदत है। हमने जो है चले टेलीविजन के जो अच्छे प्रोग्राम्स है उससे करना है। लेकिन सर मैं एक इस चीज पर ये है कि जो नया मीडिया है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। अब आप ये देखेंगे जो एलोन मस्क से लेकर और जितनी बड़ी बड़ी दुनिया की पर्सनालिटीज है, वो कहां पर अपने इंस्टाग्राम उनकी एक ऐसी है कि जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा उस पर जोर देते हैं। और ये जो सर चंद सेकंड्स की वीडियो, अब आप देखिए ना कि ये जो नौजवान जिनसे मिले, वो बहुत बड़ी तादाद हो गई है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। तो उनको अब ये अलग बात है कि आप उनसे मशवरे ना मांगे, हाँ ये जरूर है कि आप उनको सियासत में या अपने उसमें शामिल करके उनको भी मदद कर सकते हैं। और जो सियासत है इस वक्त, वो इस मीडिया के जरिए भी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, मैं खुद इसको ऐसे देखती हूँ सर। नहीं, मैं उसमें आलिया ये था कि या तो उन बच्चों को बुलाते जो पॉलिटिकल अपने टिकटॉक बनाते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता जो कंसर्न्ड है, जो सीरियस लोग हैं, जो एक नाजेबा किस्म की वीडियोस रोजाना बच्चियों की बना के लगाते हैं, या जिनकी कोई रिप्यूटेबल ही नहीं है, जिन बच्चों को मैं आप सोच नहीं सकती मैं उनके क्या नाम लूं कि उनका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। उनको अगर देखा जाए तो उनको पाकिस्तान के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे, जिन लोगों को बुला के खान साहब दरमियान में खड़े हुए थे। यहां पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, खान साहब ने अगले दिन पेशावर में 1360 बच्चे हायर किए हैं 25,000 रुपया पर महीने पे। तो ये पाकिस्तान की सियासत है। और मैं यहां पे खान साहब को करेक्ट करना चाहूंगा, ये जो जितने ज्यादा ट्वीटर हैं ये वोटर नहीं है, और इलेक्शन ट्वीट पे नहीं होगा, बैलेट पे होगा। मैं एक छोटा सा मशवरा मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल बताना चाहूंगा। पाकिस्तान के पोलिंग मुझे अटेंड किए हुए अब 30 साल हो गए। अमेरिका के अंदर आलिया, यंगर जनरेशन has abandoned politics, has abandoned the system of government। यहां पे मैं पोलिंग पे जाता हूं और मैं यहां एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, 50+ लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके पास टाइम होता है, सिर्फ वही वोट डालने जाते हैं। तो मेरा ये मशवरा ये है, खान साहब ये जो बच्चे जिनके 25-25 ट्वीट अकाउंट है या टिकटॉकर है, दे हैव नो इंपैक्ट ऑन पॉलिटिक्स एट ऑल। लेकिन जो गेमर है, जो इधर उधर की नाजेबा वीडियो बनाते हैं, आप उनके साथ भी खड़े। मेरा पॉइंट ये था। और दूसरा, मैंने जितना आपको बताया, मैं एक ओल्ड फैशन कंजर्वेटिव रिपब्लिकन अमेरिका में बैठा हूं। हम लोग अभी भी ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्कॉलर्स, बुक राइटर्स, उनसे मशवरा लिया जाता है, जिनकी कोई स्टडी है, जिनको कोई रिसर्च है, उनसे मशवरा लिया जाता है कि क्या किया जाए। और ऐसे बच्चों, मेरा दिस इज जस्ट प्योरली माई
own point of expression. I can be wrong at the same time. I can be wrong. एग्जैक्टली ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और जो आप रियलिटी में जब वोट कास्ट करते हैं तो उसका बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो उससे डिफरेंट है। अच्छा साजिद साहब, जरा अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर मसला ये है कि आपसे हमने फेटअप पे बात नहीं की। आपने देखा फेटअप में क्या हुआ है। पाकिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी बात हुई कि सारी कंडीशंस पर हमने अमल दरामद कर दिखाया, लेकिन उसके बाद जो है वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, वो कि हमने बड़ी सेलिब्रेशंस कर ली। आप अक्टूबर तक कह रहे हैं हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा ये? अब हम निकल गए? नहीं आलिया, मेरा क्वेश्चन इज सब मेरा एक सर्टन माइंडसेट है। एक मैं मिसाल देता हूं, आज आप फेडअप से भी निकल जाएं तो क्या कर लेंगे आप? फेडअप से अगर आप निकल जाते हैं तो पाकिस्तान क्या आप सोने की चिड़िया आपके हाथ में आ जाएगी? फेडअप से निकल जाने का मकसद यह था कि आपको आसानी से कर्जे मिल जाएंगे। आपको क्या कर्जे सोल्यूशन है? IMF आज आपको पैसे देता है, ये सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन नहीं है। जब तक आपने अपने खुद पांव पे नहीं खड़े होना, सोल्यूशन नहीं है। जब तक आपने ये नहीं सोचना कि देखिए एक मिसाल है, फेडअप से निकल जाते हैं, आपके एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटी ज्यादा, आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? आप कौन सी चीज ऐसी बना रहे हैं जो दुनिया को मार्केट की जा सकती हो? आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन वीट आप इंपोर्ट करते हैं। आप शुगर, इतनी शुगर मिले हैं, आपकी हर MNA की एक शुगर मिल है, लेकिन उस पर सब्सिडी लेके आप किस तरीके से उसको ब्लैक में बेचते हैं अफगानिस्तान में, दूसरे कंट्रीज में। आप हर चीज में शॉर्टकट मारते हैं। पाकिस्तान एक माइंडसेट बन चुका है, करप्शन, शॉर्टकट। रात को सोए सुबह उठे बिलियनर और V8 मार खड़ी। दिस इज नॉट हाउ द लाइफ वर्क्स। इस वक्त आपको सीरियस जरूरत है कि आज की खान साहब की आधी स्पीच भी करप्शन के बारे में थी। आज आधी स्पीच खान साहब ने कहा है कि 400 अरब रुपया आ जाए तो बिजली सस्ती हो जाती। खान साहब 3.5 साल आप क्यों नहीं लेकर आए? खान साहब की आधी स्पीच आज NRO के बारे में थी। तो आप जब खुद पावर में थे तो क्यों नहीं इन्फोर्स किया आपने एंटी करप्शन लॉ क्यों नहीं बनाए? आज आपने बार बार अपनी स्पीच में चीख चीख के कहा है कि ये आ गए हैं 1200 अरब रुपया खा गए। खान साहब आपने 3.5 साल उसके बारे में कुछ किया? कौम ने आपको मैंडेट दिया था अकाउंटेबिलिटी का, आप एक सिंगल डॉलर नहीं बाहर से ला सके, लेकिन आप फिर वहीं खड़े हैं। आप फिर वही लोगों को डरा रहे हैं उन्हीं बातों पे, वही बातें, चोर चोर चोर। हर एक मसला ये है कि हर पाकिस्तानी एक दूसरे को चोर चोर कह रहा है, हर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को चोर चोर कह रहा है, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन मौजूद है? अदलिया के बारे में बात करते आज की खान साहब ने कि जी मैं अब्दुल क्यूम को फोन नहीं कर सकता, जस्टिस क्यूम को, कि फैसला ऐसे करो। तो वो जो 5 हमख्याल जो आपके बैठे सपोर्टर जो बार बार ये कहते हैं कि इनको शायद किसी ने मशवरे ही नहीं दी, इनको शायद खबर ही नहीं पहुंची कि आपने यह D चौक में नहीं आना। तो ये क्या है? अगर उनको समझ नहीं आई शायद। वही तो कह रहा हूं, अगर जस्टिस क्यूम नहीं है तो 5 हमख्याल जज कौन है जो इस वक्त जो लोग सारे पूरा पाकिस्तान चीख रहा है? तो ये सारी बातें, मसला ये है आलिया, हर इंसान के पास आज पाकिस्तान में जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास खबर पहुंच रही है। मसाइल का हर एक इंसान को पता है, लेकिन हल किसी के पास नहीं है। हल देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ के कोई एक इंस्टीट्यूशन बताएं, अदलिया कर लें, एस्टेब्लिशमेंट कर लें, कोई ये कहता हो कि हम आगे बढ़ के पाकिस्तान को रेस्क्यू करेंगे। पाकिस्तान का हल फेडअप से निकलना नहीं है। पाकिस्तान का हल IMF के कर्जे नहीं है। पाकिस्तान का हल चाइना से जाके पैसे मांग कर लाना नहीं है। मैं बार बार जिक्र करता रहा हूं कि पाकिस्तान में 21 प्रोग्राम IMF के हो चुके हैं। पाकिस्तान में डॉलर लाना आसान है, उन डॉलरों को पाकिस्तान में रखना मुश्किल है। और पाकिस्तान वही इंस्टीट्यूशन रेस्क्यू कर पाएगा जिसके पास ये फार्मूला होगा कि उन डॉलरों को पाकिस्तान में रोकना कैसे है। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो उस सोसाइटी को स्टडी किया है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, कि मैं हमेशा ये आपसे कहता हूं कि आए मिलकर दुआ करें खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे। उसकी वजह ये है कि जब तक इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, जब तक आप इनकी डुअल सिटीजनशिप बंद नहीं करेंगी, आधा पुलिस डिपार्टमेंट, 70% आप पुलिस डिपार्टमेंट की डुअल नेशनलिटी, आपकी हर दूसरे बड़े बंदे की या तो बीवी फॉरेन सिटीजन है या उसके बच्चे बाहर। जब तक आप इन पे बैन नहीं लगाएंगे, जब तक आप ECL में इनके नाम नहीं डालेंगे, जब तक ये डिसीजन मेकर्स के, आप नहीं बच पाएंगे। आप मुझे ये बताएं, इंडिया आपसे 10 साइज में 10 गुना ज्यादा है। वो एक साल में 85 से 86 पे गया, 85 से 86 पे। आप एक साल में 120 से 140 पे चलेंगे इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ करप्शन, इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स पे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि मसला क्या है? डायग्नोस्टिक तो बाद में शुरू होगा। तो मसला आप असल में
इस वक्त आप लाचार हैं, आपकी अदलिया भी लाचार है, बीमार है, कार्नर हो चुकी है, ब्लैकमेल हो रही है, और आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने तो चादर लेके कोने में बैठ गए। वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो कभी ये काम किए ही नहीं, ना करेंगे। तो इस तरह काम चलेगा नहीं है। इस सारे इंस्टीट्यूशन, इस पाकिस्तान की जो हाइब्रिड सिस्टम के फाउंडर हैं, अफसोस के साथ मैं कहूंगा, वो हमारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के भाई हैं। उन्हें ही चाहिए, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, इसको डिसअसेंबल भी उन्होंने करना है, इसकी रिपेयर भी उन्होंने ही करनी है। आपको जिस आज भी खान साहब ने बार बार कहा है न्यूट्रल्स के बारे में, तो वो बातें तो आप ही की कर रहे हैं। देखिए हालात ये हो चुके हैं, एक दिन आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, साथ ही उसी 2 घंटे बाद शीरी मजारी उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देखें किस तरीके से उस अदारे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ये कि उन्हीं को ये हिम्मत करनी पड़ेगी। ये आपने इस बिल्ली के गले में घंटी आपने ही बांधनी है, क्योंकि मैं अगर हिस्ट्री में जाऊं तो 1947 से लेकर आज तक सारे लीडर, मेजॉरिटी पहले मेरे मुंह में आने लगा था, सारे लीडर आपके झोली में बैठ के ट्रेन किए हैं। प्लीज खुदारा इस तरह करें, इनको छोड़े, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। ठीक साजिद साहब, ये जब क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने फिर वही बातें तो वो बार बार वही चल रही है ना, एक रिकॉर्ड बज रहा है कि जी देखें कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये बात सच है, क्योंकि जब मैंने वो खोल के देखा तो वाकई वो जो खबर है कि इस वक्त भारत और रशिया के बीच जो सस्ते तेल की खरीदारी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत रिकॉर्ड परचेज हुई है। और मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखे कि भाई किस तरीके से ये बात ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम अगर करेंगे तो मसला ये कि हमारे पास तो वही नहीं है सर, रिफाइनरी और वो जो तरीका कार होता है, हमारे पास तो पूरा एक सिस्टम चाहिए होगा उसके लिए। तो ये समझ नहीं आती लोगों को, उठ के वैसे ही कह देते हैं। इसी के साथ सर एक और बात ये है कि वहां पर लॉबिंग बहुत ज्यादा की गई पाकिस्तान के खिलाफ, और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज वहां पे मौजूद हैं। तो अक्टूबर तक पता नहीं क्या कहीं उनके कान तो नहीं भर दिए जाएंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा कि ये जो है नजर आ रहा है कि अब ठीक है तो वो नहीं हो सकेगा। देखिए, भारत के हवाले से या रशियन तेल के बारे में बात करना चाहूंगा कि जी भारत इससे आगे जा चुकी है कि भारत ना सिर्फ वहां से अपनी जरूरत के लिए तेल ले रहा है, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां से तेल लेकर रिफाइन करके आगे दूसरे ममालिक को भी बेच रहा है और उससे पैसे बनाए जा रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन अमेरिका के अंदर ये कह रही है। दूसरा, मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि यूक्रेन की वार में लग रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा लूजर अमेरिका है। वो किस तरीके से कि एक तो इन्होंने वहां पे एम्बार्गो लगाया, एम्बार्गो सही तरीके से लग नहीं रहा। चाइनीज वहां से खुला ट्रेड उनके साथ कर रहे हैं, चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम उनका जो है वो वहां पे काम कर रहा है। दूसरा, जितना खर्चा उनका डेली बेस पे यूक्रेन पे की जंग पे आ रहा है, उससे ज्यादा वो पैसा तेल से बना रहे हैं। अब अमेरिका को नुकसान क्या हुआ है मैं उसका बताता हूं। इन्होंने वहां से मैकडॉनल्ड और सारी चीजें बंद कर दी, उन्होंने अपने ब्रांड बना लिए। एक तो वहां से लॉस आया। दूसरा, इस वक्त उनके एलाइज भी बेजार हैं अमेरिका से, क्योंकि एम्बार्गो की वजह से वो भी महंगा तेल ले रहे हैं। तो इस वक्त रशिया इज विनिंग, उनकी करेंसी जो है इट इज गोइंग, इज टचिंग द स्काई। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग फ्रॉम द वॉर, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ वॉर। तो उसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हट कर रही है और उनके एलाइज भी परेशान है। तो भारत इसमें स्मार्ट खेला उन्होंने। वो ना सिर्फ वहां से तेल ले रहे हैं, उसको रिफाइन करके आगे दूसरे ममालिक को बेच रहे हैं। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा। लेकिन ऐसा होता है, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं, जिनकी इकोनॉमीज होती हैं, जिनकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जिनके अंदर नेशनलिज्म होता है। देखे ना, मैं हमेशा, लोग मुझे कहते हैं शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, जरा कंपेयर करके आप देख लें अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को, पिछले को और जयशंकर को, तो आपको ये खुला सामने नजर आ जाएगा, खुली किताब की तरह, कि उनका 100% ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर जयशंकर, उनका 100% ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव करना और भारत की फॉरेन। हमारे देख लें, मैं समझता हूं बिलावल साहब पे मुझे कुछ कॉन्फिडेंस है, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। वो एक इलेक्टेड तरीके से वो एक वोट के जरिए बने हैं, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं हो सकती बाहर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लंगड़ी लूली असेंबली का एक बंदा पिक किया गया। हालांकि उनके मैं वाज क्वाइट इंप्रेसिव जो उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने ईरान से वापस आके उन्होंने कहा है कि भारत के साथ भी डायलॉग करें, वो आर आइसोलेटेड। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान इज सीरियसली आइसोलेटेड। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन ऑफिस को ही बंद कर दिया। खान साहब ने जो बार बार लेटर निकाला और अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में जाने की ट्राइयां करते रहे, आज भी उन्होंने अपनी स्पीच में फिर यही कहा कि सॉवरेंटी बिक जाएगी। ओ यार, सॉवरेंटी, मोहित यूसुफ साहब आपको समझा कर आए थे कि जब तक आपकी मुआशी पॉलिसी आजाद नहीं होगी तो फॉरेन पॉलिसी कहां से आजाद हो जाएगी। जहां से पैसे लेंगे उनकी टर्म्स साथ आएंगे। खान साहब, ये ऐसे नहीं होता। ये क्यों लोगों को आप मिसलीड करते हैं, ये गलत बात। अब उसमें ये मैं कहूंगा, बात आगे चल रही थी कि ये
खासकर रशिया से तेल तो अब देखिए कल परसों रशियन एम्बेसडर ने कुछ दिन पहले कहा था कि खान साहब ने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं साइन था, MIU कोई साइन नहीं था, इन्होंने परसू ही नहीं किया। अभी परसू कर रही है आपकी शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन उनसे तेल के बारे में, अभी वो भी बल्कि मैं बता देता हूं आपको, ये परसू कर रहे हैं, वहां से तेल लेंगे और वहां पे फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचेंगे उस एरिया में। ईरान से जो ले रहे हैं LPG या सस्ती लेने की ट्राई कर रहे हैं, वहां भी माजी में आप LPG वहां से गैस लेते रहे ईरान से और उनको फ्रूट और वेजिटेबल बेचते रहे, क्योंकि आपके पास, वरना तो देखे ना फॉरेन मार्केट में आपके पास एक्सपोर्ट के लिए तो चीज ही कोई नहीं। पता क्या, ये थाईलैंड वाली बात आ गई है, थाईलैंड भी यही करता है, उसकी बेचारी की एक ही उसके पास वो है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाहर बेच देता है, तो हमारी क्या थाईलैंड वाली हालत आ गई कि फ्रूट्स है वही बेच दे उठा के। बिल्कुल यही, वरना देखे आपके पास प्रायोरिटी कोई, या तो सियालकोट वजीराबाद में स्पोर्ट्स बन रही है, छुरियां कैंची बन रही है, तो पहले आप कॉटन बेचते थे, वो कॉटन भी नहीं बिक रही है, आपने उसका भी सत्यानाश कर दिया। मैं तो बार बार ये चीखता हूं, कभी ये इस्लामाबाद वाली रूलिंग एलीट ने कभी सोचा है मुल्क के बारे में कि हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हो तो हम क्या बेचेंगे बाहर? आपकी सारी इंडस्ट्री कराची की कॉटन की उठ के सारी बांग्लादेश चलेगी। और मैं सीक्रेट यहां बताना चाहूंगा, कोई ढका छुपा नहीं है, 1 2 3 है। बांग्लादेश ने क्या किया था, आपकी 51% पॉपुलेशन खवातीन की घरों में बैठी है, उन्होंने उनको उठा के जाके उस स्वेट शॉप से बिठा दिया और सारी वो कॉटन वो एग्जाम्पल वो कर रही है। दूसरा, डॉक्टर यूनुस जो थे, उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू कर दी, उन्हीं खवातीन को लोन देने शुरू कर दिए। ये 2 2 4 है। आपका क्या ख्याल है? इनको नहीं पता है, लेकिन विल नहीं मौजूद, नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। 51% पॉपुलेशन को एंगेज करें आप, इनको माइक्रो फाइनेंसिंग करें, इनको मशीनें दें, इनको कहें घर में बैठ के चीजें बनाए, शर्टें बनाए, क्या मुश्किल है इसमें? लेकिन ये कि विल मौजूद नहीं, नेशनलिज्म नहीं है, सोच नहीं है। जब बच्चे आपके लंदन में बैठ के पाउंड मांग रहे हो तो आप उनके बारे में सोचते हैं, आप इनके बारे में नहीं सोचते। IMF में ये बात कही जा रही है कि पता नहीं, अभी भी पता नहीं है कि फाइनलाइज होगा या नहीं होगा, अभी तक हमें ये नहीं पता। तो अगर फर्ज करें नहीं होता, तो ये तो कह रहे हैं कि 300 से ऊपर जा रहा है फिर डॉलर, तो क्या होगा सर? देखिए, IMF के बारे में मैं पर्सनली, क्योंकि मैं वाशिंगटन DC बेस्ड हूं मैं, और मैं IMF को और वर्ल्ड बैंक को बड़े करीब से देखता भी हूं और मेरी एसोसिएशन है वहां पे। आपने पहले कुछ अपने सवाल के अंदर ही कुछ इसका जवाब भी दिया है कि एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, वो स्ट्रॉन्ग लॉबी इज नॉट इंटरेस्टेड इन के पाकिस्तान IMF के किसी अगले प्रोग्राम में जाए। लेकिन मेरा दुख वाली बात यह है कि उस लॉबी को काउंटर करने के लिए आपकी जो रूलिंग एलीट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं किसी किस्म का, कोई नेशनलिज्म, कोई पाकिस्तान बचाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, जीरो पीरियड। वॉशिंगटन DC में मुझे नजर ही नहीं आता कि क्या कोई किसी किस्म की लॉबी वर्क हो रहा हो, कोई नहीं, बिल्कुल कोई। और मैं वाहिद एक आदमी हूं, मुसलसल चीख रहा हूं, पिछले 5-6 साल से चीख रहा हूं कि खुदा रहा, मैं बड़े क्लोज से चीज, बड़े कुर्बत से, क्योंकि मेरा अलमिया ये है आलिया, मैंने व्हाइट हाउस को करीब से देख लिया, मैंने व्हाइट हाउस में देखा है कि हम पाकिस्तानी कहां हैं और वो दूसरा हमारा दूसरे मुमालिक कहां है। आपका कोई नामो निशान नहीं है वहां पे और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। पाकिस्तान जाके देखता हूं, मैं पाकिस्तान भी कहता हूं, मैं पाकिस्तान भी कहता रहा हूं कि यार कोई कुछ कभी वाशिंगटन DC को देखा आप? कोई किसी के माथे पे बल ही नहीं, नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल एट ऑल। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है कि वहां पे क्या किया जाए। IMF के अंदरूनी हालात में जानता हूं, अभी तक आपकी वहां अपहिल बैटल है IMF के साथ, आपने कई इकदाम उठाए हैं, लेकिन अब आपके खिलाफ एक लॉबी भी बहुत स्ट्रांग काम कर रही है। अब वो देखें कि अगर IMF न्यूट्रल होकर देखता है आपको, आपके बारे में, वाहिद आपके पास सिर्फ एक ही चीज है जो IMF जो कंसिडर करता हो कि आप यू हैव न्यूक्लियर एसेट्स, और कभी सिर्फ वही सॉफ्ट कार्नर, वरना कोई सॉफ्ट कार्नर आपके लिए ना वाशिंगटन DC में ना पूरी दुनिया में। और देखें उसको वो किस हद तक वो सीरियस लेते हैं, वरना आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है, ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपके अंदर TLP का जो एलिमेंट है वो भी है। खास आप बार बार जो आप एक सियासी पार्टी को उन्होंने मजहबी पार्टी बना दी है, लोग उसको भी एक थ्रेट ले रहे हैं कि देखें किस तरीके से, और जो खासकर पीछे से मजहबी टच दिलवाते हैं, खास आप कहते हैं कि ये सियासत नहीं है, ये तबलीग है, घरों में जाओ और मतलब बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का। आपका क्या ख्याल है, दुनिया देख नहीं रही है सारा कुछ? आप क्या समझते हैं कि दुनिया गूंगी और बहरी है? तो वो ये आप आग से खेलते हैं आपके सियासतदान, लेकिन इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के घरों में अभी तक ये मतलब नहीं पता लोगों। अकॉर्डिंग टू द खास साहब, जब वो ये कहते हैं जो मेरे साथ हैं वो हक पे हैं, दूसरे सारे बातिल पे हैं, हज और उम्रे पे ना जाओ, आप PTI के लिए काम करो, तो इसका मतलब क्या है? आप यू हैव मेड अ रिलीजियस सेक्ट,
यू हैव मेड अ रिलीजियस पार्टी। और आपका क्या ख्याल है, ये जो लोग जलसों में खड़े होते हैं रोजाना और खान साहब उनसे ये इस तरह की बातें करते करवाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है ये ट्रांसलेट होकर बाहर नहीं जाती? लोग ये नहीं देख रहे कि इतने लोग हैं ये खड़े, अगर एक सेकंड के लिए इनके हाथ में माचिस दे दी जाए तो ये हर चीज फूफ करके उड़ा देंगे सारा पाकिस्तान। क्या ख्याल है, ये इंटरनेशनल थ्रेट नहीं है? थ्रेट है ये। लेकिन सर वो तो चले गए ना, हुकूमत से निकल गए अब। नहीं तो आप क्या देखते हैं? लेकिन वो नहीं नहीं आलिया, वो चले नहीं गए। वो कहाँ गए हैं? वो जाते तो चले जाते। उन्होंने 3 हफ्तों में 3 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए। उन्होंने कहा है कि मुझे निकालने से बेहतर था पाकिस्तान पे एटम बम मार दिया जाता। उन्होंने, उनके 3 वुज़रा ने कहा है कि हम खुदकुश बमबार बन जाएंगे। मेरा मकसद, ये चले नहीं गए। वो पाकिस्तान के, उन्होंने खुद फरमाया था कि मैं निकल के और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, एंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। देखिए किस तरीके से आपके अदारे जो हैं वो चादरें लेके कोनों में छुप गए। पाकिस्तानी स्टेट को उन्होंने बिल्कुल लोन कर दिया है कि वो, और खास साहब बार बार पाकिस्तान की स्टेट के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं, और कंट्री सफरिंग, नेशन विल पे द प्राइस। सर वो तो कहते हैं 19 सूबे जो हैं वो बनने चाहिए। अच्छा सूबे तो तब बनेंगे आलिया, खान साहब तो यहां तक ले जा चुके हैं कि सूबे एक दूसरे के साथ हालते जंग में जाने वाले। ठीक ठीक। शाही साहब आखिरी सवाल ये कि ये जो अगर सिचुएशन हम उस तरफ पहुंचते हैं, अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा, अगले महीने तक, जुलाई तक, तो अगर नहीं हो पाता IMF से और कोई डिफॉल्ट की सिचुएशन बन जाती है, बड़ी कोशिशें हो रही हैं रोकने की, तो उससे आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो ठीक होने के बजाय मजीद इस तरह बढ़ेगा कि खान साहब फिर शेर होंगे और वो कहेंगे कि देखो देखा मुझे उतारा, तो ये डिफॉल्ट करवा लिया ना मुल्क, तो फिर उनको स्पेस भी मिलेगी, जगह भी मिलेगी, और वो कहेंगे कि मुझे लाओ। आप ऐसा देख रहे हैं? नहीं, मैं आलिया खान साहब को नहीं देख रहा हूं, मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को या कंट्री को देख रहा हूं। अगर वो डिफॉल्ट वाली साइड पे गए तो यू विल बिकम एन अफगानिस्तान। वो उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तो सोचे नहीं जा सकता, क्योंकि देखें इनके आसपास लोग कौन से हैं, सारे फॉरेन नेशनल हैं, वो तो उड़ जाएंगे ना, वो तो वन वे टिकट लेके फिर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, शहबाज गिल साहब वहां रुकेंगे? वो अपने बच्चों को ज्वाइन करेंगे शिकागो में, दूसरे सारे बच्चे भी लोग चले जाएंगे। खान साहब भी शायद अपने बच्चों को लंदन ज्वाइन करेंगे। पीछे यहाँ पे जिस तरह आपने कहा था सूबे एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, टैंकों के साथ, हथियारों के साथ, वो होगा। और देखें ज्यादातर इस दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ी जो, जिस घर में आमदन कम हो, जिस लोग लड़ना शुरू है। मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कहा था, उसने कहा जी पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा हुआ तो सोमालिया को भी कुछ नहीं था, सिर्फ होता यह है कि हर 20 मील के बाद एक वॉर लॉर्ड जो है ना वो सड़क के ऊपर बैठ के टैक्स लेना शुरू कर देता है। इस वक्त 4 वॉर लॉर्ड आपके कंट्री में बैठे हैं और वो टैक्स ले रहे हैं आपसे। वो 4 9 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, सोमालिया की तरह हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो कंट्रीज में यही होता है, बाहर से जहाज नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है जो बच्चों को, जो आपका क्या ख्याल है, अफगानिस्तान के अंदर भी तो रूलिंग एलीट है। मैं इस दफा बल्कि इस्लामाबाद से आया, वहां बड़े बड़े अमीर अफगानी फिर रहे थे, अपने बच्चों को लेकर इस्लामाबाद से फ्लाई कर रहे थे। क्या फर्क पड़ता है? वो लोग इस तरह कर लिया करेंगे। आप यहाँ से का सिलसिला भी जारी है, ये भी मैं आपको बता दी, ये भी मैं खबर पढ़ी थी कि बड़ी तादाद में अफगानी जो है वहां से वो अभी तक माइग्रेट करके वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बड़ा पैसा उनके पास लंबा चौड़ा। आप भी बाहर फ्लाई करने के लिए आप ईरान चला जाया करेंगे या चाइना चला जाया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? और ये आपके सियासतदान या जिस आपके लोग जो रूलिंग एलीट है, उनके इंटेंशंस यही हैं। क्योंकि अभी तक आप 208 की बात कर रहे हैं, 300 तक भी उनके माथे में बल नहीं होगा, जो मैं देख रहा हूं। लोगों ने इस्लामाबाद और शहरों में अंदर अपने घरों में, कमरों में अंदर जो है वो डॉलर जो है उनकी तय लगा के बैठे हैं, रुपयों के वो एम्बार लगा के बैठे हैं। करप्शन इस हद तक आपकी जा चुकी है, और किसी को कोई, और फिर ब्रैक किया जाता है। जब आप सोसाइटी में से करैक्टर और शराफत को प्रमोट करना छोड़ दें तो फिर यही होता है, और वो हो रहा है। बिल्कुल मैं उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म एंड शेप देख के आया कि लोगों के पास इतना पैसा है, अनबिलीवेबल। वो जिस तरह मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद, किसी आप रेस्टोरेंट में चला जाए आपको जगह नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी। शराब खुली कारोबार पूरे इस्लामाबाद में चलता है, इंपोर्टेड शराब, जहां से मर्जी खड़े होकर आप ले लें। गरीब की 25,000 साल की 25,000 महीने की तनख्वाह, वहां ढंग की शराब की बोतल का रेट 25,000 रुपए। वो भी सर अभी ज्यादा करके, यानी ये कि मजदूर की उजरत ज्यादा की है तो 25,000 हुई है, और वो बड़े फखर से वो ज्यादा हो गई है। तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त सिचुएशन है, वो 25,000 में बेचारा कैसे अपना गुजारा करता होगा। और आलिया आपका क्या ख्याल है कि जो लोग जो ईवान के इक़्तिदारों में, उन्हें ये सब नहीं पता है उनको सब? आपका क्या ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं पता है? आपका क्या ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के जजों या हाई कोर्ट के जजों को ये नहीं पता है उनको? दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सर जजेस की तनख्वाहें तो ज्यादा हो गई। अगर ये पता था तो उनको चाहिए था कि ये कहते ये फैसला वापस लें। उन्होंने क्यों नहीं कहा जजेस ने
देखिए नहीं, ना, लेकिन जब बेटी की तनख्वाहें उन्होंने कहा क्यों नहीं कि ये आप क्यों हमारी ज्यादा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कटौती हो रही है, आप हमारी ज्यादा कर रहे नहीं, हैं, वापस कर देते। आलिया, पाकिस्तान में तनख्वाह पे गुजारा करना तो लोग छोड़ चुके हैं बड़े अरसे से। तनख्वाह पे कौन गुजारा करता है? ये भी है। तनख्वाह पे गुजारा कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये मैं डेफिनेटली, और मैं समझता हूं उन पे हलाल हो चुका है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिस वक्त हजरत उमर की मिसाल देते थे खान साहब बड़े शौक से, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उनके दौर में जब कहत पड़ा था तो उन्होंने डाके और चोरी की सजा माफ कर दी थी। पाकिस्तान में बड़ी जल्दी डाके हलाल होने वाले हैं, बल्कि हो चुके होंगे मेरे ख्याल में। तो ये अगर ना किया जाए तो फिर उस पर सजा बंद कर देनी चाहिए। अदालतें वैसे भी इंसाफ नहीं दे रही हैं, तो जो लोग अपने बच्चों को पालने के लिए डाके मारेंगे, मेरा ख्याल है उनका हक बनता है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस रियलिटी चेक थैंक यू सो वंस मच। अगेन, और थैंक आपसे दोबारा भी जल्दी बात होगी सारी तरह सब। थैंक्स अ लॉट। यू सो